नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और बड़ी खबर मनीष कश्यप से जुड़ी हुई। आपको बता दें, मनीष कश्यप को जज की आवास पर पेश किया गया। मनीष कश्यप को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बुधवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में मनीष कश्यप को भेज दिया गया है। तमिलनाडु पुलिस ने 7 दिन के रिमांड की मांग की और पुलिस की मांग पर बुधवार को फैसला होना है। मनीष कश्यप हिंसा का फर्जी वीडियो बनाने का आरोप उन पर लगा है और तमिलनाडु मामले में फर्जी वीडियो बनाकर उसे फैलाने का, लोगों को दिग्भ्रमित करने का आरोप उन पर लगा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मनीष कश्यप से जुड़ी हुई बुधवार तक न्यायिक हिरासत में मनीष कश्यप को रखा जाएगा। पुलिस ने 7 दिन के रिमांड की मांग की है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, जानकारी दीजिए कि इस वक्त ये जो खबर सामने आई है कि इनके रिमांड अवधि को 7 दिन तक रखा गया, लेकिन अब इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। क्या कुछ जानकारी इस संबंध में आपके पास? दरअसल इस पूरे मामले को अगर आप ध्यान से देखें तो मनीष कश्यप की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले पुलिस को 3 दिनों की रिमांड मिली थी, हालांकि काफी आर्गुमेंट हुआ था। जो मनीष कश्यप की तरफ से वकील थे उन्होंने पुलिस रिमांड का विरोध किया था, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से जो सारी चीजें थी वो रखी और बताया कि किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी रची गई थी और इसमें मनीष कश्यप का क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे में कोर्ट ने 3 दिनों की रिमांड दी थी और कह सकते कि रात 10 बजे से आज सुबह तक का ये रिमांड की अवधि थी और उसके बाद आज उन्हें 10 बजे के तकरीबन न्यायालय के सामने, जज के सामने पेश किया गया। और फिर से एक बार जो साइबर क्राइम की टीम है बिहार में, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, उसी तरीके से चेन्नई में जो साइबर क्राइम है पुलिस की टीम, वही इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि आईटी से रिलेटेड, आईटी वायलेंस का जुड़ा हुआ मामला है। तो साइबर क्राइम की टीम ने एक बार फिर से दलील रखी कि अभी जो जांच की अवधि है, जो 3 दिनों की रिमांड दी गई थी, इसमें कई ऐसे पहलू थे जिसमें जांच की गई और कई महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई है। लेकिन ये जांच जो है अभी आधा अधूरा है और ऐसे में रिमांड की अवधि बढ़ाई जाए, कम से कम 7 दिनों की रिमांड की अवधि बढ़ाई जाए। लेकिन न्यायालय ने कहा कि फिलहाल अभी कोई इसकी संभावना नहीं दिखती है, इसकी आवश्यकता नहीं दिखती है। ऐसे में जुडिशियल कस्टडी यानी कोर्ट कस्टडी पर जो मनीष कश्यप है उनको भेज दिया गया है 5 अप्रैल तक, यानी 3 तारीख से 5 अप्रैल तक वो जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए हैं। और 5 तारीख को एक बार फिर से तमिलनाडु पुलिस की जो साइबर क्राइम की टीम है वो अपनी तरफ से प्रे करेगी, क्योंकि उसका ये कहना है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए बिहार भी जाना जरूरी है। संजय, क्या ये जुडिशियल कस्टडी की बात जो आपने की, न्यायिक हिरासत की बात, इसके तहत क्या कुछ होगा? क्या मनीष अभी भी लगातार वहीं तमिलनाडु में रहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बिहार पुलिस जरूर गई थी, चूंकि बिहार के कोर्ट से, जो पटना की विशेष अदालत ने, उसने बिहार पुलिस को सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी थी। जो बेऊर जेल है उसके प्रोडक्शन वारंट पर बेऊर जेल को कहा गया था कि आप सुरक्षा में ले जाएं और उसके बाद कोर्ट में पेश करें मदुरई में। और आपने देखा कि 1 अप्रैल को पेश किया जाना था, लेकिन उसके पहले ही मनीष कश्यप को 31 मार्च को ही पेश कर दिया गया था मदुरई की अदालत में। और उसके बाद न्यायालय ने कह दिया था कि इनको पुलिस कस्टडी में भेजा जाए। तो उस समय बिहार पुलिस का रोल जो है वो खत्म हो गया था और बिहार पुलिस वापस लौट आई थी बिहार। लेकिन तमिलनाडु पुलिस के अब जो नियंत्रण में है वो मनीष कश्यप चले गए थे। तो जुडिशियल कस्टडी में अब वो जेल में रहेंगे, कोर्ट कस्टडी में रहेंगे। जो खारिज कर दी गई मांग चेन्नई पुलिस की कि उनको पुलिस रिमांड पर भेजा, जहां बुधवार के दिन एक बार फिर से प्रे किया जाएगा अदालत से तमिलनाडु चेन्नई पुलिस की तरफ से कि इनको फिर से पुलिस कस्टडी पर कम से कम 7 दिनों के लिए दिया जाए, क्योंकि कई अहम जानकारियां इनसे मिली है और जो जानकारियां मिली है उसके आधार पर आगे जांच जरूरी है और 7 दिनों की कम से कम और रिमांड दिए जाए। और देखना होगा जब 5 अप्रैल का वो दिन होगा, बुधवार के दिन, एक बार फिर से जो चेन्नई पुलिस है वो अपनी तरफ से रिमांड के लिए प्रे करेगी, तो उसमें न्यायालय का क्या रुख होता है। जी सुरभि। वाकई संजय, 5 अप्रैल मनीष कश्यप के लिए बेहद अहम दिन होगा, लेकिन लगातार मनीष कश्यप की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या इस संबंध में उनकी तरफ से जो न्यायालय के तहत जो केस हुआ, जो कार्रवाई की गई, उस समय कोर्ट का रुख क्या था? हालांकि 7 दिन की रिमांड तो नहीं दी गई, लेकिन अब आगे क्या कुछ हो सकता है? क्या जांच प्रक्रिया जो है वो और आगे बढ़ेगी? फिर उन्हें बिहार पुलिस भी उसमें एक बार फिर से शामिल होगी? देखिए, जांच तो बिहार में भी चल रही है। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है वो तमिलनाडु फर्जी वीडियो मामले की जांच कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप से जो रिमांड अवधि में कुल मिलाकर बिहार इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने 4 दिनों की बार दूसरी बार रिमांड ली थी और 1 दिन पहले, यानी 5 दिनों की रिमांड
बिहार आर्थिक अपराध इकाई को मिली थी। और इस 5 दिनों की अवधि में मनीष कश्यप से कई सवाल पूछे गए, कई सवालों का जवाब उसने दिया भी, लेकिन मोबाइल कहाँ है, डिवाइस कहाँ है, इस बात का वो जवाब नहीं दे सका। उसने एक शख्स का नाम बताया और पुलिस उसकी काफी तेजी से खोजबीन कर रही है, उस शख्स की तलाश कर रही है। मनीष द्विवेदी जो सच तक प्राइवेट लिमिटेड है मनीष कश्यप का, उसमें वो डायरेक्टर है और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो मनीष कश्यप है। तो मनीष द्विवेदी कहाँ है, आज तक इस बात का पता नहीं लगा सकी आर्थिक अपराध इकाई की टीम। उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। रजनीश जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। कुछ और नाम है, एक और यूट्यूबर है, उसकी तलाश काफी तेजी से कर रही है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम। तो गिरफ्तारी के लिए पूरी कोशिश की जा रही है बिहार इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की तरफ से। और न्यूज 18 की बात भी हुई है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के सूत्रों से, उन्होंने बताया है कि कुछ जो नाम आए हैं मनीष कश्यप की तरफ से उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। इस बीच तमिलनाडु पुलिस ने भी अब जांच शुरू कर दी है। और जो केवल मनीष कश्यप ही फर्जी वीडियो मामले में गिरफ्तार नहीं हुआ, इसके अलावा कई और यूट्यूबर गिरफ्तार किए गए जिन्होंने उस फर्जी जो वीडियो था उसको बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, यानी वो खुद उसमें किरदार की भूमिका में थे। तो उन लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है, कई लोगों की। हालांकि कुछ लोग उसमें भी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन उनसे जो बातचीत सामने आई है उसमें आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों की माने तो उन्होंने बताया है कि मनीष कश्यप की भूमिका थी उस मामले में। मनीष कश्यप के कहने पर ही उन्होंने वीडियो बनाया था कि हालांकि मनीष कश्यप जो है वो सिर्फ ये बता रहा है कि उसने केवल अपने ट्विटर अकाउंट से जो वीडियो था उसको ट्वीट किया था और इसके अलावा उसकी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई का दावा कुछ और है। उसका कहना है कि जो लोग इसमें गिरफ्तार किए गए यूट्यूबर, उनका ये कहना है कि मनीष कश्यप जो है उसके कहने पर ही ये वीडियो बनाया गया था। बहरहाल ये सारे मामले जो है वो जांच में है और कानूनी दायरे में है। न्यायालय इस पर विचार करेगा। न्यायालय में दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं। वाकई फिलहाल आज अगर मनीष की पेशी को लेकर बातचीत की जाए तो जो तस्वीरें हमने देखी जज के सामने वो पेश हुए और जाहिर सी बात है कोर्ट की बातें काफी कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन क्या कुछ नई बात मनीष की तरफ से कही गई, कुछ ऐसी जानकारी मिल पाई है, मनीष ने कुछ नई जानकारियां दी हो? देखिए मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु पुलिस की ओर से यह बताया गया है कि अब तक जो पुलिस रिमांड की अवधि थी उसमें मनीष कश्यप ने बहुत कुछ बताया है और ये इंपॉर्टेंट जो बातें जो थी वो मिली है चेन्नई पुलिस को। अब ये बातें किस तरह की थी ये डिस्क्लोज नहीं हो पाया है चेन्नई पुलिस की तरफ से, लेकिन वो दावा कर रही है चेन्नई पुलिस की कई अहम बातें जो हैं जिसका जवाब चेन्नई पुलिस चाहती थी वो मनीष कश्यप की तरफ से मिली है। मनीष कश्यप को भी लिबर्टी दी गई है। मनीष कश्यप जब पुलिस की रिमांड में थे तो इस दौरान उन्हें अपने वकील से बात करने की छूट मिली, वकील को मिलने की छूट मिली, तो उनको भी एक हद तक लिबर्टी जो है वो न्यायालय की तरफ से दी गई है। और आज कहीं ना कहीं वो राहत महसूस कर रहे होंगे क्योंकि फिलहाल तत्काल उन्हें पुलिस रिमांड की अवधि पर नहीं भेजा गया। हालांकि 5 अप्रैल की तारीख काफी महत्वपूर्ण है, जब एक बार फिर से मनीष कश्यप के मामले में जब रिमांड के लिए प्रे किया जाएगा अदालत से पुलिस रिमांड के लिए, तब देखना होगा न्यायालय का क्या रुख होता है। लेकिन बिहार हो या फिर चेन्नई हो, दोनों तरफ जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वैसे में मनीष कश्यप की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती दिख रही है। एक और जो मामला है जिस मामले में मनीष कश्यप ने अपना सरेंडर किया था बेतिया की कोर्ट में, जगदीशपुर थाने में जब उन्होंने सरेंडर किया था और बेतिया पुलिस मामले की जांच कर रही है, उस मामले में भी प्रोडक्शन वारंट बेऊर जेल को भेजा गया है। यानी बेतिया पुलिस भी चाहती है कि जो मामला था एक्सटॉर्शन का, जो बैंक प्रबंधक ने मनीष कश्यप पर एफआईआर लॉन्च करवाया था, उस मामले में भी प्रोडक्शन वारंट के तहत उसको सौंपा जाए मनीष कश्यप को। अब देखना होगा इस पूरे मामले में अब न्यायालय का क्या रुख होता है। संजय, एक और जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे कि मनीष कश्यप की जो जज है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक ही मामले को लेकर अलग अलग तरीके से केस बनाए जा रहे हैं। क्या इस मामले पर किसी तरह की कोई बात सामने आकर स्पष्ट हो पाई है? देखिए मनीष कश्यप के वो वकील हैं, ये स्लिप ऑफ टंग है, मनीष कश्यप के वो जज नहीं है। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अलग अलग राज्यों में चूंकि नेचर ऑफ केस एक ही है, अलग अलग मामलों में एफआईआर लॉन्च किए गए हैं, बिहार में भी चेन्नई में भी। लेकिन ये प्रिविलेज होता है कल्पिट का, जो बनाए जाते हैं आरोपी, उनका ये प्रिविलेज है कि वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट अगर अनुमति दे देता है तो ये दोनों मामले एक ही राज्य में। आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला था उस मामले में भी पटना के राजीव नगर थाने में केस लॉन्च किया गया था और दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने भी अपने यहाँ केस दर्ज किया था। लेकिन इन दोनों मामलों की जांच केवल मुंबई में हुई और मुंबई पुलिस ही उसने दोनों केस को अपने यहाँ ट्रांसफर करा लिया। और उसी तरीके से मनीष कश्यप का मामला भले ही 2 राज्यों का दिख रहा हो लेकिन नेचर ऑफ केस एक है। ऐसे में मनीष कश्यप के वकील चाहते हैं कि इस पूरे मामले की सुनवाई जो हो वो बिहार में हो। हालांकि ये प्रिविलेज है उसका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद उसको इस मामले में राहत मिल सकती है वकील के माध्यम से।
जी सुरभि, वाकई संजय, आज उनकी रिमांड अवधि तो खत्म हो गई है, लेकिन अब 5 अप्रैल का इंतजार करना है। उस दिन क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। मदुरई की कोर्ट में 3 दिन के रिमांड पर उन्हें भेजा गया था। ये रिमांड अवधि अब खत्म हो गई है और 5 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है, जिस दिन इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से चर्चा होगी और देखने वाली बात होगी कि मनीष की मुश्किलें क्या तब भी बरकरार रहती है या फिर एक बार फिर से थोड़ी सी राहत उन्हें मिलेंगी। और बुधवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में मनीष कश्यप को भेजा गया। ये जानकारी अभी अभी आपने भी दी। तमिलनाडु पुलिस ने 7 दिन के रिमांड की मांग भी की है। पुलिस की मांग पर बुधवार को फैसला होना है। और मनीष कश्यप हिंसा का फर्जी वीडियो बनाने का आरोपी है और उनके ये फर्जी वीडियो मामले को लेकर लगातार जांच प्रक्रिया जारी है। संजय, ये बताइए कि कुछ अन्य आरोपी भी हैं मनीष कश्यप के अलावा, उनके लिए भी प्रोटेक्शन रिमांड की बात कही जा रही है। क्या इस संबंध में किसी तरह की चर्चा और जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले सुरभि, जब आपसे बात हो रही थी कि मनीष कश्यप फर्जी जो वीडियो बना है तमिलनाडु मामले को लेकर, उसमें केवल अकेला कल्पित नहीं है, कई और कल्पित है, कई और आरोपी हैं जिनकी इस पूरे मामले में अरेस्टिंग हुई है और उनको बिहार पुलिस ने अरेस्ट किया था। हालांकि एक जो मामला था जो मुजफ्फरपुर से शम्स सहनी की अरेस्टिंग हुई थी, उसमें चेन्नई पुलिस पहुंची थी मुजफ्फरपुर और उसने उसको अरेस्ट किया था। तो कई जो अभियुक्त हैं इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए हैं और उनकी गिरफ्तारी हुई है। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इन सब का, चूंकि आर्थिक अपराध इकाई का भी दावा रहा है कि मनीष कश्यप के बारे में जो दूसरे यूट्यूबर हैं, जो दूसरे आरोपी हैं, उन्होंने बताया था कि मनीष कश्यप के कहने पर ही वो फर्जी वीडियो बनाया गया है। एक और मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जो सूत्र हैं आर्थिक अपराध इकाई के, उन्होंने न्यूज 18 को एक महत्वपूर्ण जानकारी ये दी है कि जिस दिन ये फर्जी वीडियो बनाया गया था, यानी जिस तारीख को चेन्नई का जो फर्जी वीडियो बनाया गया था जिसमें मजदूरों की चोट दिखाई गई थी, उनको बैंडेज दिखाया गया था, उस दिन मनीष कश्यप के मोबाइल का लोकेशन पटना में मिला है। इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से, और ये एक अहम खबर है, एक महत्वपूर्ण खबर है। और वाकई में अगर ये बात है, अगर ये साबित होता है तो मनीष कश्यप को जवाब देना मुश्किलों से भरा होगा। हालांकि उनका मोबाइल जो है अब भी नहीं मिला है, लेकिन लोकेशन जो है वो मिला है। आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों के हवाले से मैं आपको ये बड़ी खबर दे रहा हूं। तो आने वाले दिनों में इस मसले को आर्थिक अपराध इकाई जो है वो जांच के दायरे में लाएगी। और मनीष कश्यप से हालांकि उसने पूछा, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के जो अधिकारी हैं उन्होंने पूछा कि उस दिन आप पटना में क्या कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से तमाम बातें बताई, बहानेबाजी की मनीष कश्यप ने। लेकिन क्या फैक्ट है, अब ये जांच में जब आरोप पत्र दाखिल होगा, चार्जशीट फाइल की जाएगी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की तरफ से न्यायालय में, तब इन बातों की चर्चा जरूर होगी और उसमें मनीष कश्यप के जो वकील होंगे उनकी तरफ से क्या जवाब होगा। फिलहाल जिस तरीके से ये जांच चल रही है, मनीष कश्यप के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बेल के लिए निश्चित तौर पर उनके जो वकील होंगे उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होगी। फिलहाल जो है उनके वकील भी दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे और मनीष कश्यप को फौरी तौर पर राहत दिलवाएंगे। लेकिन फिलहाल मनीष कश्यप को न तो बिहार से राहत मिली है, न ही तमिलनाडु चेन्नई पुलिस से राहत मिली है। वाकई संजय, इस वक्त मनीष कश्यप की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बीच में कुछ दिनों की अवधि जो उनके लिए दी गई है, फिलहाल राहत वाली खबर है, लेकिन 5 अप्रैल को क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। तमिलनाडु पुलिस ने पूछताछ की है और लगातार ये कार्रवाई, ये जांच प्रक्रिया लगातार जारी है। और चलिए आज युद्ध का सबसे खतरनाक हमले के बारे में आपको दिखाएंगे और बताएंगे, जिसके बारे में जेलेंस्की बार बार सोच रहे हैं कि किस्मत ने उन्हें बचा लिया है। पुतिन ने यूक्रेन के सबसे बड़े वॉर जोन में उस बम का इस्तेमाल किया जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये बम कई फीट मोटी कंक्रीट को तोड़कर वहां ब्लास्ट कर सकता है जहां जेलेंस्की खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। ऐसे धमाके, ऐसी तबाही, ऐसी आग, दुश्मन पर ऐसा ब्लास्ट, नरसंहार मचाने वाला बम कैसा होता है? अनगिनत लोगों का मर्डर करने वाला बम कैसे फटता है? जहां यह बम गिरता है उसका नामो निशान मिट जाता है।
बॉमर से लॉन्च होने के बाद ये 1500 किलो का बम, जो किसी बड़ी एसयूवी जितना भारी होता है, उसका धमाका देखिए। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, धमाके ही धमाके। और यही हो रहा है बखमूत में भी, और अवदीविका में भी। इसकी पुष्टि कुछ तस्वीरों से हुई है। पुतिन ने ज़ेलेंस्की से लेकर नाटो को डराने वाले अपने मेगा बम की पहली तस्वीरें जारी कर दी हैं। इन तस्वीरों में यह बम एक फाइटर जेट में फिट किया गया है। इन तस्वीरों में दिखाया गया है कि पुतिन ने अब इस बम से यूक्रेन को तबाह करना शुरू कर दिया है। यही होता है मेगा बम। इसी बम से पुतिन बखमूत को पूरी तरह तबाह कर देंगे। अवदीविका पर इस बम को आजमा लिया गया है। अब इस बम से पूरे यूक्रेन को टारगेट किया जाएगा। यही ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा डर है। इस बम का नाम है UPAB 1500B। 1500 किलो भारी इस बम में 1000 किलो का सिर्फ वॉरहेड होता है। सैटेलाइट से गाइड किया जाने वाला यह लॉन्ग रेंज वाला बम 40 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट करता है। इस बम को 40 किलोमीटर के टारगेट तक पहुंचाने के लिए फाइटर जेट को 14 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे लॉन्च करना होता है। बखमूत और अवदीविका में इस बम से हुई तबाही की रिपोर्ट मिलने लगी है। तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं। Вчора російська армія вбила ще одну українську дитину, 5-місячного хлопчика, його звали Данило, з Авдіївці на Донбасі, разом із батьками. Батьки поранені. Російська артилерія. यूक्रेन में ये मेगा बम क्यों फटने लगा है? पुतिन ने अपने फाइटर जेट्स को इस बम से क्यों लैस कर दिया है? बखमूत के बाद क्या अब कीव पर यह बम गिराए जाने की तैयारी हो चुकी है? यह सवाल लगातार ज़ेलेंस्की के दिमाग में हलचल मचा रहा है। पुतिन की रेंज में इस वक्त पूरा यूक्रेन है और वो जब चाहें जिस शहर पर यह बम गिरा सकते हैं। 1500 किलो वाले इस बम को सुखोई 34 से लॉन्च किया जाता है। इसे सुखोई 35 से लॉन्च किया जाता है। इसे सुखोई 30 से भी लॉन्च किया जाता है। ये तीनों ही रूस के बेहतरीन बॉमर जेट हैं। लेकिन इन सब में सुखोई 34 इस बम का सबसे बेहतरीन कैरियर कहा जाता है। एक बार 1500 किलो का बम UPAB 1500B लॉन्च कर दिया गया तो समझ लीजिए कि जमीन पर दुश्मन मारा जाएगा। यह बम इसकी 100% वाली गारंटी देता है। इसलिए यह आसमान से जमीनी टारगेट पर दागे जाने वाले सभी बम में पुतिन का सबसे भरोसेमंद बम माना जाता है। UPAB 1500B 5 मीटर लंबा बम है। यह कंक्रीट की मोटी लेयर को भी भेद सकता है, यानी इससे ज़ेलेंस्की का बंकर भी सुरक्षित नहीं है। जब यह दागा जाता है तो 40 किलोमीटर की रेंज तक पहुंचकर यह टारगेट पर 10 मीटर के दायरे में ब्लास्ट करता है। Предусматривается возможность принятия симметричных и асимметричных мер в ответ на недружественные действия против России. Вводится тезис об использовании вооруженных сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников. Тем самым мы недвусмысленно заявляем, что будем отстаивать право российского народа на существование и свободное. रूस सबसे पहले इस बम को 2019 में दुनिया के सामने लाया था। तब यूक्रेन में युद्ध का किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन अब पुतिन ने इस बम की बोहनी कर दी है। ऐसे कौन कौन से बम पुतिन के तहखाने में रखे हुए हैं, उसकी पूरी डिटेल हमारे पास है।
ये पुतिन का बहुत ही सीक्रेट तहखाना है, ये पुतिन का बहुत ही सीक्रेट अड्डा है और यहां बनाया गया ये वीडियो ज़ेलेंस्की और बाइडेन को परेशान करने वाला है। ये है 500 किलो का बम कैब 500। ये रूस का लेजर गाइडेड बम है। ये है कैब 250। ये बम सैटेलाइट से गाइड किया जाता है। वजन है 250 किलो। और ये बम देखिए, ये कैब 500 का टीवी कमांड गाइडेंस वाला बम है। इसे लाइव कैमरे से मिलने वाले वीडियो के जरिए गाइड किया जाता है। पुतिन ने अपनी हथियार फैक्ट्री की नुमाइश शुरू कर दी है। पुतिन दुनिया को बता रहे हैं कि उनके पास मिसाइल और बम की कोई कमी नहीं है। पुतिन बार बार दिमित्री मेदवेदेव को हथियार फैक्ट्री भेजकर रिपोर्ट ले रहे हैं। मेदवेदेव रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और अब पुतिन के सबसे खास लोगों में माने जाते हैं। पुतिन के इस बहुत ही भरोसेमंद लीडर को यूक्रेन वाली स्ट्रेटजी का बहुत अहम हिस्सा कहा जाता है। मेदवेदेव रूस की हर हथियार फैक्ट्री का जायजा ले रहे हैं और दावा किया कि रूस के हथियारों का स्टॉक कमजोर पड़ने वाला नहीं है। इससे पहले पुतिन ने जो मांगा उन्हें मिला है। पुतिन ने जब टैंक मांगा, रूस की सेना को टैंक मिला। पुतिन ने ड्रोन मांगा, रूस की सेना को ड्रोन मिला। पुतिन ने मिसाइल मांगी, रूस की सेना को मिसाइल मिली। पुतिन ने जो मांगा है, पुतिन को वो मिला है। और अब पुतिन की हथियार वाली फैक्ट्री 24/7 काम कर रही है। पुतिन की हथियार फैक्ट्री देखिए, इसमें टैंक भी बन रहा है, इसमें मिसाइल भी तैयार हो रही है, इसमें ड्रोन भी बन रहे हैं और इसमें बम और गोला बारूद भी तैयार हो रहा है। इस फैक्ट्री में एक बड़े मिशन मोड पर काम चल रहा है। पुतिन यहां जरा भी देरी नहीं चाहते। पुतिन यहां हफ्तों के 7 दिन और दिन के 24 घंटे काम करवा रहे हैं। पुतिन की हथियार फैक्ट्री में हर तरह का बम बन रहा है। इस पर ज़ेलेंस्की से ज्यादा नजर बाइडेन की है, नाटो देशों की है। क्योंकि यहां का प्रोडक्शन रेट तय करेगा कि पुतिन का युद्ध कितने दिन चलेगा। पुतिन इस रेट को 100% वाली गारंटी से बरकरार रखना चाहते हैं। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा और असलहा तेजी से तैयार हुआ तो पुतिन ज्यादा दिन तक युद्ध कर पाएंगे। लेकिन युद्ध कब तक चलेगा, इस पर CIA के पूर्व काउंटर इंटेलिजेंस चीफ जेम्स ओल्सन ने बड़ा दावा किया है। जेम्स ओल्सन ने कहा है कि इस युद्ध का अंत व्लादिमीर पुतिन की मौत के साथ होगा। अगर पुतिन सत्ता में रहे तो युद्ध लंबा खिंच सकता है। ऐसे में पुतिन या तो सत्ता से बेदखल होंगे या फिर मारे जाएंगे। तो CIA का बड़ा पूर्व अधिकारी यह दावा कर रहा है कि पुतिन की हत्या की जा सकती है, क्योंकि पुतिन ने रूस के अंदर ही अपने कई दुश्मन पैदा कर लिए हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि पुतिन के खिलाफ पश्चिम देश घना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। उनकी कोशिश होती है कि पुतिन को लेकर तमाम अफवाह हर तरफ फैले और रूस की नाकामियों को हर तरफ दिखाया जाए। और फिलहाल इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।